वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। क्लास 10th का हमारा सेकेंड सेशन है और कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस सेशन में जहां पर छोड़ा था हमने। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले हमारा सेशन 1 देख लें और फिर इसको देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बात करनी है भैया रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हमने बात की थी कि भाई रेजिस्टेंस विलन है। विलन क्या होता है? जो मूवी में हीरो को अपोज करता है। भैया किसको अपोज करता है? हीरो को। अब ये जो हमारी मूवी चल रही है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका हीरो हमने बताया था चार्ज। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। अब कैसे अपोज करता है? क्या भैया तुमने एसएसटी में पढ़ा था, अंग्रेज आए थे तो उनका अपोजिशन किया था। कैसे? साइमन कमीशन आया था कि साइमन गो बैक। तो चार्ज का अपोजिशन कैसे? ऐसे ही करेगा कोई कि भैया चार्ज गो बैक? नहीं, ऐसे नहीं होगा अपोजिशन। क्या होगा भैया अपोजिशन? कैसे होगा जरा समझते हैं इसको। जो तुम्हारा कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है भैया। तो इस कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होता है, जब तुम इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन हैं बेचारे, उनके पास, गरीबों के पास आंखें तो है नहीं यार। तो जब वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो अपने दूसरे साथी इलेक्ट्रॉन से, और जो इसके अंदर एटम्स हैं कंडक्टर के अंदर, उनसे, और जो इस कंडक्टर के अंदर आयंस हैं उनसे टकराएंगे। क्या करेंगे? टकराएंगे। तो ये जो टक्करें होंगी, ये जो कोलिजन्स होंगे, यही कोलिजन्स जो हैं दे विल बी क्रिएटिंग द अपोजिशन। इन्हीं कोलिजन्स की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा, इन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर के अंदर स्मूथली पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस अपोजिशन offered to the flow of electrons, this opposition offered to the flow of electrons due to the collisions taking place inside the conductor is known as resistance. इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। भैया बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजिशन है। अपोजिशन कैसे आया? अपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स आया। कोलिजन्स हो रहे हैं। अरे भैया इसी वजह से तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। ये जो हम इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव लगा रहे हैं, वो इसीलिए तो लगा रहे हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसीलिए तो लगाना पड़ रहा है। ड्राइवर ऑफ चार्ज इसीलिए तो जरूरी है। अगर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टकराता रहेगा, इसका रैंडम मोशन होता रहेगा और टकरा टकरा करके एक ही जगह पर घूम करके वापस आएगा, लौट के बुद्धू घर को आए। जैसे लौट के बुद्धू वापस घर को आ जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और पूरे में घूम के टकरा के वापस यहीं आ जाएगा। उसका जो नेट फ्लो है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट मोशन है, वो नहीं हो पाएगा और इसी वजह से हमें करंट भी नहीं मिल पाता है। तो भैया जब तुम इसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तब क्या टक्करें बंद हो जाती हैं? नहीं, टक्करें तब भी होती हैं, लेकिन हर टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन को कोई याद दिलाता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और वही काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो टक्कर की वजह से, कोलिजन्स की वजह से जो अपोजिशन हो रहा है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है, कोलिजन्स जो इसके स्मूथ फ्लो में रुकावट पैदा कर रही हैं, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस क्या होता है। बोलो आई कि नहीं आई? आइए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करना भैया। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है?
तो सबसे पहली बात तो भैया रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग होगा। मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए भैया ओम्स लॉ में कहा गया है कि फिजिकल कंडीशंस शुड रिमेन अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हो गई, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो V अपॉन I तो रेजिस्टेंस के बराबर है भैया। V अपॉन I किसके बराबर है? R के बराबर है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो R चेंज हो जाएगा, तो V अपॉन I कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ओम बड़े चालाक आदमी थे, इसीलिए पहले ही उन्होंने कह दिया अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। और किस चीज पे डिपेंड करता है भैया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। सर कैसे डिपेंड करता है? तो भैया रेजिस्टेंस जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे? क्यों? क्योंकि भैया जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, सोचो ये कंडक्टर और लंबा होता तो क्या इसको और ज्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ती? और अगर इसको ज्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ती तो बेचारा अंधा आदमी है ये, इसकी टक्करें भी ज्यादा होती यार। ज्यादा टकराता, ज्यादा कोलिजन्स होते, ज्यादा अपोजिशन होता, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होता। बोलो होता कि नहीं होता? तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। व्हाई? बिकॉज ग्रेटर विल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन्स, हेंस ग्रेटर विल बी द अपोजिशन, हेंस ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है भैया। चौथी चीज, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। अरे भैया अंडरस्टूड सी बात है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो यहां पर स्पेस ज्यादा होगी, और स्पेस ज्यादा होगी अगर पास ऑन होने के लिए, तो नेचुरल सी बात है दूर दूर लोग होंगे अगर ज्यादा जगह होगी, और दूर दूर लोग होंगे तो उनके चलने में फिरने में टक्करें कम होंगी। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो टक्करें कम होंगी, और टक्करें कम होंगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब अगर एरिया कम है तो एरिया कम है, कंजेशन ज्यादा है तो चलने फिरने में टक्करें क्या होंगी? ज्यादा होंगी, और टक्करें ज्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, एक बड़े से गेट से निकालें लोगों को, 10 लोगों को, तो दूर दूर होके निकलेंगे, कोलिजन्स के चांसेस कम होंगे। एक छोटे से गेट से निकालें उन्हीं 10 लोगों को, और एक साथ निकलना है, तो क्या कोलिजन्स ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो वही बात है यहां पर कि अगर एरिया कम होगा तो कोलिजन्स ज्यादा होंगे, और कोलिजन्स ज्यादा होंगे मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और एरिया ज्यादा है तो कोलिजन्स कम होंगे, और कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो भैया रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा? बोलो। तो भैया कंबाइन कर दिया हमने
तो ये आ गया R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यार परंपरा है फिजिक्स में क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो यहां एक कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसका एक और नाम है, क्या नाम है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये यार सर रेजिस्टेंस था एक, अब ये आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब क्या स्पेशल है यार इसमें, क्यों इसको नाम दिया गया, स्पेसिफिक क्यों लगाया गया इसके वर्ड से पहले, रेजिस्टेंस से पहले, रो के लिए। रो इसको प्रोनाउंस करते हैं रो। तो भैया रो जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं जरा। रो बराबर अगर हम यहां से निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया R इंटू ए अपॉन एल। तो R इंटू ए अपॉन एल में अगर देखोगे तुम और एरिया को रख दो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को रख दो 1 मीटर, तो रो बराबर क्या R क्या आ जाएगा बोलो। हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आप कह रहे हैं तो आएगा ही। मतलब भैया किसी ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिख लेना डेफिनेशन पॉज करके। तो यार इससे सर स्पेसिफिक नहीं समझ में आया, ठीक है डेफिनेशन आपने बता दी, डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन स्पेसिफिक क्यों आया, वाई स्पेसिफिक, वाई इट इज स्पेसिफिक, ये नहीं समझ में आया सर। तो देखो भैया मान लो तुम्हारे पास एक आयरन का या कॉपर का टुकड़ा है, इसकी लेंथ कुछ है L1, एरिया कुछ है A1। एक दूसरा कॉपर का टुकड़ा है तुम्हारे पास, उसकी लेंथ कुछ है L2 और एरिया कुछ है A2। तो क्योंकि इनकी लेंथ और एरिया अलग अलग हैं, इसलिए इनके रेजिस्टेंस तो अलग अलग होंगे, लेकिन इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। हाँ मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो 10 पेंसिल्स, द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज 50 रुपीज। तुम 10 पेंसिल मार्केट से लेने जाते हो, चलो पेन लेने जाते हो, बड़े हो गए, 10 पेन लेने जाते हो मार्केट से और 10 पेन 50 रुपए के आते हैं सर। तुम 20 पेन लेने चले गए तो 20 पेन 100 रुपए के आएंगे, 30 पेन जो है वो 150 रुपए के 150 रुपीज के आएंगे। तो टोटल पेन की जो कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, लेकिन इन तीनों ही सिचुएशंस में क्या एक पेन की कॉस्ट में कोई चेंज आया? जब 10 पेन 50 रुपए के मिल रहे थे तब भी एक पेन 5 ही रुपए का था। जब 20 पेन 100 रुपए के मिलने लगे तब भी एक पेन 5 रुपए का रहा, और जब 30 पेन 150 रुपए के मिलने लगे, 150 रुपीज के मिलने लगे, तब भी एक पेन की कॉस्ट नहीं बदली। और वही हालत इसकी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यहां पर, और इसी वजह से इसके नाम से पहले स्पेसिफिक लगाया गया है। क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेशलिटी है इसकी? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है।
लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। दो अलग अलग तुम लेंथ और एरिया के कंडक्टर्स ले लो कॉपर के, 2 क्या 4 क्या 6 क्या 10 टुकड़े ले लो कॉपर के, सबकी लेंथ अलग है, सबका एरिया अलग है, तो सबका रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। नोट कर लो इस बात को, क्वेश्चन हर एग्जाम में इस पर आता है और घुमा फिरा के आता है, और इतना बताने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं। तुम तो नहीं करोगे गलती, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, गलती नहीं करनी है इसमें। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भैया एक कंडक्टर की लेंथ को हमने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, एरिया नहीं चेंज हुआ लेकिन लेंथ डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। अब हमारे बच्चे लिखाते हैं रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड, रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो बी डबल्ड। ध्यान रखना, लेंथ डबल होगी, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ डबल हो रही है, तो रेजिस्टेंस तो डबल होगा, नो डाउट, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी अनअफेक्टेड रहेगी, रेजिस्टिविटी अनचेंज रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ना बोलो यार। अब भैया इसकी यूनिट देखो रेजिस्टिविटी की क्या होती है, तो यहीं से यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है? ओम। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी हो गई ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम इंटू मीटर हो गई। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? तो भाई देखो, कंडक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती हैं। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर वो पहले धीरे धीरे चल रहे थे तो अब वो तेज तेज चलने लगेंगे, और तेज तेज चलेंगे तो ज़्यादा टक्करें होंगी और जल्दी जल्दी होंगी, और इस वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो बात हो गई भैया रेजिस्टिविटी की। अब क्या होगा कि कई बार जो है तुम्हारे पास रेजिस्टेंस गिवन होंगे। देखो एक और बात समझ लो, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टर जो है वो एक डिवाइस है। मतलब ये जो तुम बनाते हो सिंबल है ये रेजिस्टेंस का, आर से डिनोट करते हैं, इसमें तुम इसे शो करते हो रेजिस्टेंस, बट दिस रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किस चीज की? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच पजेस रेजिस्टेंस, जिसके पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो कई बार क्या होगा लैब में या डेली लाइफ में तुम्हारे पास 2, 3, 4 रेजिस्टेंस होंगे, और तुमसे कहा जाएगा कि भाई इनसे, इन रेजिस्टेंस की हेल्प से एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाओ। मतलब या तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो या रेजिस्टेंस कम कर दो। तो इसके लिए भैया 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस डिफाइन हैं। आप रेजिस्टेंस को 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जैसे ह्यूमन चेन बनाते हैं ना, कि कोई आदमी खड़ा होगा राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से हाथ पकड़ाते जाएंगे, तो जैसे मान लो ये 3 रेजिस्टेंस रखे हैं R1, एक ये रेजिस्टेंस है R2 और एक ये रेजिस्टेंस है R3। तो अगर इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाए लाइक दिस, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। और यहां पर हमने एक सेल लगा दिया, एक सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ठीक है भैया। अब जाहिर सी बात है ये तीनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो यहां से जो भी करंट निकलेगा वो R1 में भी जाएगा, R2 में भी वही करंट जाएगा और R3 में भी वही करंट जाएगा।
मतलब पहली जो प्रॉपर्टी निकल करके आई सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो ये निकल के आई कि जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उन सब में सेम करंट फ्लो होगा। तो अगर सेम करंट, याद रखो, एस से सीरीज, एस से सेम करंट, तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इज सेम देन इट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या होगा भाई, जब चार्ज यहां पर फ्लो होगा तो तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी जो दे रहा है ये सेल दे रहा है। सेल दे रहा है एनर्जी चार्ज को फ्लो होने के लिए। अब कुछ एनर्जी यहां खर्च हो जाएगी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचाने में। भैया अपोज कर रहा है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज। तो कोई अगर तुम्हारा अपोजिशन कर रहा है तो उस अपोजिशन को फेस करने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो मेहनत यहां पर चार्ज करेगा, वो जो वर्क यहां पर होगा, उस वर्क को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इस चार्ज के अक्रॉस जो वर्क हुआ, सॉरी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वर्क हुआ, दैट इज V1। अब जो बचेगा वो यहां हो जाएगा वर्क, और जो बचेगा वो यहां वर्क हो जाएगा। मतलब टोटल जो वर्क है, टोटल जो एनर्जी सेल से मिलेगी, वो यहां, यहां और यहां पर बट जाएगी। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। हर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। नेचुरल सी बात है, तीनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है, तीनों की अपोजिंग टेंडेंसी अलग अलग है, तो यहां पर वर्क भी अलग अलग होगा। मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, लेकिन टोटल जो होगा वो बराबर होगा इस वाले के। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ से हमें पता है V बराबर IR, हमें पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? तो हमें पता है, तो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा देंगे। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा देंगे तो V1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? सर IR1 आ जाएगी। इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा देंगे तो V2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? सर IR2 आ जाएगी। इस रजिस्टर के अक्रॉस लगा देंगे ओम्स लॉ तो V3 की क्या वैल्यू आ जाएगी? सर IR3 आ जाएगी। तो भैया यहां वैल्यू रख दो, नेकी और पूछ पूछ, देरी कैसी? तो ये हो गया भैया IR1 प्लस ये हो गया IR2 प्लस ये हो गया IR3। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब I कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो तुमने तीन छोटे छोटे रजिस्टर लगाए हैं, इनकी जगह एक ताकतवर बाहुबली रजिस्टर ले लो, एक अकेला सब पे भारी, R1 R2 और R3 तीनों पे भारी हो जो बाहुबली रजिस्टर R, और उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो कि जब उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल लगाओ तो उसके अंदर भी करंट कितना जाए? उसके अंदर भी केवल I करंट फ्लो हो। मतलब इस बाहुबली रजिस्टर पर अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? IR आ जाएगा। मतलब यहां पर V की जगह क्या रख सकते हो? यहां पर V की जगह रख सकते हो IR। बोलो रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे कहते हैं सीरीज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाएगा तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इन तीनों से ज्यादा आएगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए, अगर आप कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। मतलब अगर आपके पास n रेजिस्टेंस होते, सबकी वैल्यू R होती, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता सीरीज में वो मैक्सिमम कितना आता? R1। मतलब R प्लस R प्लस R प्लस R, कितनी बार R? n टाइम्स R। तो R जो हो जाता नेट वो कितना हो जाता? NR हो जाता। मतलब अगर इक्वल वैल्यू के n रेजिस्टेंस हैं, R वैल्यू के n रेजिस्टेंस हैं, और उन्हें सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो जो नेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो NR आएगी। बोलो भैया आया कि नहीं आया? नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अब भैया देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर मान लो आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं और आपको उन्हें पैरेलल में जोड़ना है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे भैया? देखो, तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका यह है कि मान लो ये तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3।
तो इनके सारे टर्मिनल्स ये वाले एक साथ ले लो, एक साथ जोड़ दो। ये एक कॉमन टर्मिनल बना लिया हमने, सबका इनिशियल एंड ले लिया और सबका ये टर्मिनल एंड ले लिया, फाइनल एंड ले लिया, और इनको जोड़ करके एक टर्मिनल बना लिया, कॉमन यहां पर ज्वाइंट बना लिया ऐसे। तो दिस कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन। और फिर इसको हमने एक बैटरी से या एक सेल से कनेक्ट कर दिया, चलो बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। अब जब यहां से करंट जाएगा I, तो बताओ क्या करंट यहां पर आके दुविधा में फंस गया, डायलेमा में आ गया यार कि किसके पास जाऊं? अरे जाना तो तीनों के पास पड़ेगा। तो क्या करेगा करंट, बताओ? जहां अपोजिशन कम होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस कम होगा, उस ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा, मतलब करंट विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। करंट जो है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसे करंट डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। जो सीरीज वाला था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, तो उसे पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। आगे चल के बड़े क्लासेस में तुम पढ़ोगे इसको। तो भैया ये हो गया, I1 इधर गया, यहां पर I2 यहां पर आ गया, I3 यहां पर आ गया, और तीनों मिलकर के I1 प्लस I2 प्लस I3 वापस हो गए कितना, I हो गया, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है बना था वो किससे बना था, I से बना था। तो I1 I2 I3 मिलकर के वापस I बना लेंगे और I यहां आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो पता चली पैरेलल कॉम्बिनेशन का, हमें लक्षण पता चला, कैरेक्टरिस्टिक पता चली कि करंट जो होता है वो सेम नहीं होता है। एस से सीरीज, एस से सेम, सीरीज में सेम करंट होगा, लेकिन यहां पर करंट जो होगा वो हर रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। याद रखो क्यों होगा, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस जो है वो विलन है, वो विलन है तो विलन तो करंट को अपोज करेगा, चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा। तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा ताकतवर होगा, जो विलन ज़्यादा ताकतवर होगा, वहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ कमज़ोर होगा विलन वहाँ पर करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिफरेंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी देने वाला कौन है? अब ये कॉमन पॉइंट है, यहां पर R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है और R3 भी आ रहा है। यहां पर भी R1 का पॉइंट आ रहा है, R2 का भी आ रहा है, R3 का भी आ रहा है, और ये तीनों का जो ज्वाइंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इन तीनों का जो ज्वाइंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। मतलब पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ये पैरेलल की पहचान है। तो भैया यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है, तो जैसे डिवाइड हो रहा है वैसे लिख लेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें पता है ओम्स लॉ अगर लगाएं तो V बराबर I1 R1 होता है। तो I1 बराबर क्या होगा, बोलो सर, I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो I1 बराबर V अपॉन R1 रख देंगे हम। इसी तरीके से यहां पर V बराबर क्या हो जाएगा, I2 R2। तो अगर I2 की वैल्यू ले लेंगे ओम्स लॉ से तो वो क्या हो जाएगी, V अपॉन R2। इसी तरीके से इस वाले रेजिस्टेंस के लिए I3 की वैल्यू ले लेंगे तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3 हो जाएगी। अब फिर इन तीनों को हटा दो और एक बाहुबली रेजिस्टेंस लगा दो, और वो बाहुबली रेजिस्टेंस ऐसे लगाओ कि भैया उसमें जब तुमने ये बैटरी लगाओगे तो उसमें भी करंट कितना जाना चाहिए, उसमें भी करंट I जाना चाहिए। तो V बराबर IR हो जाएगा, मतलब I की जगह क्या आ जाएगा, I की जगह V अपॉन R आ जाएगा, अगर बाहुबली रेजिस्टेंस पर ओम्स लॉ लगा दोगे तो।
तो भैया v कॉमन ले लो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये कहलाता है पैरेलल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, या इसे रेसिप्रोकल लॉ भी कहते हैं, रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेज। क्योंकि भैया देखो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल रहे हो, मतलब 1/r निकाल रहे हो, और इसमें बच्चे न्यूमेरिकल में यही गलती करते हैं। क्या, जैसे उन्होंने मान लो 1/r की वैल्यू निकाली 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब नेचुरल सी बात है, ये कोई फ्रैक्शन आएगा तो उसको पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू 1/r की आई है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ये वैल्यू आई x/y, तो 1/r की वैल्यू x/y आई है, तो r की वैल्यू क्या होगी y/x। और बच्चे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यही गलती करते हैं, वो इसको पलटते नहीं हैं। क्या भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो है हमारा रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है। तो अगर हम कभी भी, हमें रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हम उनको पैरेलल में जोड़ देंगे। अगर हमें मैक्सिमम बनाना है, मतलब सबसे बड़े वाले से ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है, नेट रेजिस्टेंस कंबाइन ऐसे करना है कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाए, उससे भी बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाए, तो सीरीज में जोड़ेंगे। और सबसे छोटे से छोटा बनाना है अगर, तो हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास n रेजिस्टेंस हैं, उनको पैरेलल में जोड़ दो, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/r प्लस 1/r n टाइम्स। तो मतलब ये क्या हो गया, n/r हो गया। पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। मतलब अगर n रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी r/n। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के अलग अलग यूटिलिटीज हैं। जैसे तुम दिवाली में अपना घर डेकोरेट करते हो, तो जो लाइटिंग्स तुम लगाते हो उसमें सारे बल्ब्स एक के बाद एक ही वायर से जुड़े होते हैं, तो वो कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन। अब उसमें क्या होता है, कभी अगर कोई एक बल्ब खराब हो जाता है तो वो वाली पूरी जो लाइट की जो स्टिक है वो चलना बंद हो जाती है। अब तुम्हें डिफेक्टिव बल्ब जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक पूरी जो वो लड़ है वो नहीं जलेगी, जब तक तुम्हें डिफेक्टिव बल्ब का पता नहीं लग जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन का ये एक डीमेरिट होता है कि जो बैक टू बैक चीज़ें लगा दी हैं तुमने, उन सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर मान लो बीच में ये चीज़ डिफेक्टिव हो गई, इस चीज़ ने, ये चीज़ अगर बीच में डिफेक्टिव हो गई, ख़राब हो गई, तो इसके आगे जो है वो करंट का फ्लो जो है बंद हो जाएगा और ये पूरी ब्रांच जो है वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो सीरीज कनेक्शन का ये डीमेरिट है कि अगर एक भी चीज़ खराब हुई, जैसे तुम्हारी जो दिवाली पे लाइटिंग होती है जो तुम घरों को डेकोरेट करने के लिए लगाते हो या और फेस्टिवल्स पे, शादी वगैरह में भी लगाते हो, तो अगर उसमें कोई एक लड़ खराब हो जाती है तो सबसे पहले जो मैकेनिक, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो डिफेक्टिव बल्ब को ढूंढता है और डिफेक्टिव बल्ब को जब वो काट के अलग कर देता है और फिर वायर को कनेक्ट कर देता है, तो फिर वापस वो पूरी लड़ जलने लगती है। ठीक इसी तरीके से जो घरों में हमारे कनेक्शन होते हैं, इसी वजह से उनको सीरीज में नहीं कनेक्ट किया जाता है। घर में जो तुम्हारे अलग अलग कमरों की लाइटिंग्स हैं, दे आर नॉट इन सीरीज, वो पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। तो पैरेलल में कनेक्शन करने का क्या डीमेरिट होता है कि मान लो अगर एक कमरे की लाइट खराब हो गई, एक कमरे में कोई दिक्कत आ गई, तो भैया उस कमरे की लाइट खराब होगी, लेकिन बाकी जो कमरे हैं उनकी लाइट जलती रहेगी, उनकी लाइट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पैरेलल में क्या होगा, जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। इस कमरे में I1 करंट जा रहा है, इस कमरे में I2 करंट जा रहा है। अगर मान लो इस कमरे में कोई दिक्कत आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करंट फ्लो हो नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले कमरे की लाइटें आराम से जलती रहेंगी। इसी वजह से घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल में कनेक्शन किए जाते हैं, जिससे कि अगर घर में कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए, किसी एक कमरे में कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर दूसरे कमरे में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा आज का सेशन है जिसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात की, सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात की। अगला सेशन हम लेकर के आएंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और एक हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए डेडिकेटेड सेशन होगा। अच्छा चैप्टर है ये, तो अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले एनसीईआरटी के करेंगे एंड देन ऑफ सम अदर बुक्स, और फिर थोड़े से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और एक क्वेश्चनेयर भी रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो हम पोस्ट करेंगे आफ्टर द लास्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी वो लास्ट वीडियो, जिसमें हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं एंड द न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस। तो सारे क्वेश्चनेयर रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग बी फिजिक्सिफाइड।